अगर आपको अपने शोहरत और नाम पर गर्व है तो कभी शमशान घाट में जाकर देखिए, वहाँ बड़े बड़े हस्तियाँ जमीन के नीचे कफन में दफनाए हुए पड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट स्टोरी of your textbook, Khitin Babu. Its writer is Sachidanand Hirachand Vatyayan, nickname Again. He had taken born on 7th March 1911. 7 मार्च 1911 में पैदा हुए थे। वे अपने रचनाओं में सामाजिक विचारधारा, सामाजिक संस्कार, संस्कृति आदि के बारे में लिखते हैं। वे कविता, नाटक, निबंध आदि रचना किए हैं। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि इंसान अपनी पहचान शोहरत से नहीं बनाता, बल्कि उसकी पहचान उसके कर्मों से, उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से उसकी पहचान बनती है। और सिर्फ वही इंसान खास नहीं जो कोई असाधारण व्यक्ति हो, यानी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो। हर एक वो इंसान खास होता है। सिर्फ शर्त यह है, कंडीशन यह है कि उस इंसान के अंदर की जो खासियत, उसके बारे में हमें पता चले, तब वो इंसान हमारे लिए खास बन जाता है। और जिस इंसान के अंदर की खासियत हमें पता नहीं है, यानी कि विशेष गुण हमें पता नहीं है, वो इंसान हमारे लिए एक साधारण इंसान बनकर रह जाता है। खितिंदा कहानी कुछ इस तरह की बातों को ही इजहार करती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। खितिन बाबू। वो चेहरे, कौन से चेहरे, कौन सा चेहरा जो जीवन भर चेहरों की स्मृतियां संग्रह करता आया है, उसके लिए यह बहुत कठिन है कि किसी एक चेहरे को अलग निकाल कर कह दे कि यह चेहरा मुझसे नहीं भूलता, क्योंकि जिसने भी जो चेहरा वास्तव में देखा है, सचमुच देखा है, वो उसे भूल ही नहीं सकता। फिर वो चेहरा मनुष्य का ना होकर चाहे पशु पक्षी का ही क्यों ना हो। इंसान जिन्हें बहुत सारे चेहरे देखता है, ये भी चेहरा है, वो भी चेहरा है, इतने सारे चेहरों की भीड़ में किसी के लिए ये कहना मुश्किल है कि ये चेहरा मुझसे नहीं भूलता। हाँ, जिंदगी में हम बहुत सारे चेहरे देखते हैं, लेकिन देखना और किसी चेहरे को सचमुच देखना, दोनों में बहुत फर्क है। देखना मतलब सिर्फ किसी को हम जानना, सचमुच देखना मतलब उसके विशेष गुण, उसकी विशेषता को बारीक के रूप में पहचानना। और जब हम किसी चेहरे को सचमुच देखते हैं, अर्थात उस इंसान को जानने के साथ साथ उसके अंदर की खास गुण जो है, अगर उन गुणों को भी हम जानते हैं और परखते हैं, तब वो इंसान हमारे लिए जरूर खास हो जाता है, जिसे हम जिंदगी भर याद रखते हैं। फिर वो चेहरा सिर्फ इंसान का ही चेहरा नहीं होता है, चाहे वो चेहरा पशु पक्षियों का ही क्यों ना हो, वो चेहरे हमारे लिए खास बन जाते हैं और उन चेहरों को हम कभी भूलते नहीं। यूरोपियों को हर हिंदुस्तानी का चेहरा एक जान पड़ता है, हिंदुस्तानी को हर फिरंगी का चेहरा एक। मानव को सब पशु एक से दिखते हैं, वह भी एक तरह का देखना ही है। अक्सर हम जानते हैं
यूरोपीय लोग गोरे होते हैं, यानी कि मिल्क इज वाइट। उनका गोरा चेहरा, लाल लाल भी होता है, एंड नीली नीली आंखें, ब्लू ब्लू आइज, एंड ग्रे कलर के बाल। हम जब उन्हें देखते हैं हम सोचते हैं यार ये सब तो गोरे गोरे एक जैसे ही दिखते हैं, फिर एक दूसरे को पहचानते कैसे हैं। उसी तरह हर अंग्रेज यानी कि हर फिरंगी हर भारतीयों को भी एक ही नजर से देखता है। उनको भी लगता है कि हर भारतीय काले ही होते हैं, फिर ये एक दूसरे को पहचानते कैसे हैं। उसी तरह जब हम जानवरों को देखते हैं, हर एक जानवर हमारे नजर में एक जैसा ही है। उसी तरह जानवरों के नजर में भी हर एक इंसान एक जैसा ही है। हम जानवरों को जैसे नजर से देखते हैं, जानवर भी हमें वैसे ही नजर में देखते हैं। ये भी एक तरह की देखना ही है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। लेकिन जिसने सचमुच कोई भी चेहरा देखा है वो जानता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है, हर चेहरा स्मरणीय। लेकिन जो व्यक्ति किसी चेहरे को गहराई से जानता हो या पहचानता हो, वो जानता है हर चेहरा, हर व्यक्ति विशेष अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब अल्टीमेट, यूनिक, और हर एक चेहरा स्मरणीय भी है, यानी कि यादगार, मेमोरेबल। कंडीशन यह है कि उस चेहरे की जो विशेषता है उसे हम जानते हो, तब हर एक चेहरा हमारे लिए अविस्मरणीय बन जाएगा और हर एक चेहरा हमारे लिए अद्वितीय भी बन जाएगा, यूनिक बन सकता है। बस शर्त यह है कि हम उसके विशिष्ट पहलू को देखने की आंखें रखते हों। विजन दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल विजन, इंटरनल विजन। अगर हमारे अंदर इंटरनल विजन है, आभ्यंतरण दृष्टि है, तो हम हर एक चेहरे को परख सकते हैं। और अगर हम परख सकते हैं उस चेहरे को, तब हमें यह पता चलता है कि वो हर एक चेहरा जिन्हें हम देखते हैं और सचमुच देखते हैं, वो चेहरा हमारे लिए अद्वितीय है और स्मरणीय भी है। मैं भी जब किसी एक चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, तो और अनेक चेहरे सामने आकर उल्हाना देते हैं। क्या हम नहीं? क्या हमें तुम भूल गए हो? जब लेखक किसी एक चेहरे के ऊपर अपनी दृष्टि केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, तब बहुत सारे चेहरे उनके आंखों के सामने आके उल्हाना देते हैं। वो चेहरे उनसे पूछते हैं कि हम नहीं, हमें तुम भूल गए? हम तुम्हें याद नहीं, हमें कैसे भूल गए? इतने सारे चेहरों में से एक चेहरे को चुनना या एक चेहरे के ऊपर अपनी दृष्टि रखना लेखक के लिए कठिन हो जाता है। जैसे कहते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, इस दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, कहीं ज्यादा तो कहीं कम मिलेंगे। एतवार जरा सोच के करना, एतवार जरा सोच के करना, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि हर जगह तुम्हें हम मिलेंगे। हर चेहरा खास तभी होगा जब हम उस चेहरे की विशेषता को जानते हों। फिर उनमें इंसान, पुरुष, महिला, बच्चे और इतर प्राणी भी आते हैं, मतलब इतर जानवर भी, दूसरे जानवर भी आते हैं। अब लेखक की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे जानवर आए थे। उनमें से कुछ है, जैसे उनमें कुत्ते हैं, तोते हैं, एक गिलहरी है, गिलहरी मतलब स्क्विरल। एक गिलहरी भी है जो लेखक के जेब में रहती थी, बड़ी हिफाजत से उसको रखे थे, उनकी जेब में रहती थी वो गिलहरी।
एक बोड़े थी, एक मृणाल जो मेरी गोली से घायल होकर चीखता हुआ मीलों दौड़ा था। एक जंगली बोड़ा और एक मृणाल, फॉरेस्ट जैकल। लेखक जब शिकार के लिए गए थे, उनकी गोली से चीख मारता हुआ मृणाल मीलों तक भागा था। आज वो भी लेखक को याद है। तोते, कुत्ते, बोड़े, मृणाल, गिलहरी, इसके सिवा एक कुत्ता भी है। मेरी बीमारी में मेरे सिरहाने बैठकर आंसू गिराता था। एक टूटी चोंच और पंख वाला कौवा है। इसके साथ साथ एक कुत्ता भी है। जब लेखक बीमार पड़ जाते थे, वो कुत्ता इनके सिरहाने, मतलब इनके पास बैठकर आंसू बहाता था। और एक कौवा है, एक पंख वाला और आधी चोंच वाला, जिसके साथ दोस्ती हो गई थी मुल्तान जेल में। जब लेखक मुल्तान जेल में थे, तब उस कौवे के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी। वो परकटे को जब लेखक आवाज देकर बुलाते थे, वो आधा उड़ता हुआ आधा उचकता हुआ, उचकता मतलब कुत्ता की एक पंख नहीं है, आधा उड़ता हुआ आधा उचकता हुआ इनके पास आकर हाजिर हो जाता था। अब इनमें बहुत सारे प्राणी भी आ गए, कुत्ते, तोते, बोड़े, कौवे, नृणाल, गिलहरी, बहुत कुछ प्राणी आ गए। ये सारे चेहरे लेखक की आंखों के सामने है। ये सभी चेहरे लेखक के लिए यादगार हैं। अब गिनती कहां तक किया जाए? वैसे में हम पेड़ पौधों को चेहरे नहीं मानते। जनरल आप लोग देखे होंगे, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यार हम एक कुत्ता पाला था, बड़ा प्यारा था, वो कुत्ता जब मर गया हम 2 दिन तक खाए नहीं। एक तोता बड़ा प्यारा था, अक्सर नाम लेकर बुलाता था, वो तोता जब मर गया हम बहुत दिन तक उदास रहे। लेकिन कभी आपने देखा है किसी को ये कहते हुए कि हमारे घर के पीछे एक बड़ा सा पेड़ था, या घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ था, जिसको काट देने पर हम बड़े उदास थे या दुखी हो गए थे? किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा, क्योंकि अक्सर हम पेड़ पौधों को चेहरे मानते ही नहीं है। वैसे लेखक भी हमारे जैसे ही हैं, वे भी पेड़ पौधों को चेहरे बिल्कुल नहीं मानते हैं। लेकिन उसकी भी अहमियत है। कालिदास ने शकुंतला के जाने पर रोती हुई वनस्पतियां हैं वर्णन किया है। कालिदास संस्कृत कवि, उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था शाकुंतलम, दुष्यंत शाकुंतलम। दुष्यंत राजा, उनकी रानी, अभिज्ञान शाकुंतलम उस ग्रंथ का नाम है। उस अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत राजा उनकी रानी शकुंतला को जंगल में छोड़ के चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो उन्हें भूल जाते हैं, जिसके कारण शकुंतला को बहुत दिनों तक उसी आश्रम में रहना पड़ा। और शकुंतला के दुख में दुखी होकर वनस्पतियां, जंगल के पेड़ पौधे, लता के साथ जीव जंतु भी रोए थे और आंसू बहाए थे। कालिदास क्योंकि अपने ग्रंथ में पेड़ों का जिक्र किया है, अर्थात वे इतने महान कवि थे कि उनके पेड़ पौधों के अंदर भी जीवन दिखाई देता था। इसलिए उन्होंने लिखा है, अपश्रुत पांडुपन्हा मुंचति अश्रु इल्लताः, अर्थात शकुंतला के बारे में जब राजा अपश्रुत हो जाते हैं, अर्थात भूल जाते हैं, तब शकुंतला का जो दुख है, उस दुख में दुखी होकर जंगल के पेड़ पौधे और लताओं ने भी आंसू बहाए थे। लेकिन लेखक का यह मानना है, जैसे हम लोग पेड़ पौधों को चेहरे नहीं मानते, वैसे लेखक भी पेड़ पौधों को चेहरे नहीं मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं, मेरी सहानुभूति उतनी दूर तक शायद नहीं है, लेकिन
चेहरों का मेरे पास यथार्थ संग्रह है, सभी अद्वितीय है, सभी स्मरणीय है। लेखक कहते हैं जैसे आप लोग पेड़ पौधों को चेहरे नहीं मानते, वैसे मैं भी नहीं मानता, लेकिन चेहरों का जो कलेक्शन, संग्रह इनके पास काफी है, यथेष्ट है। और जितने चेहरे का संग्रह इनके पास है, हर एक चेहरा लेखक के लिए अद्वितीय है, यूनिक, और हर एक चेहरा उनके लिए स्मरणीय है, मेमोरेबल है। वे अपनी इस कहानी के लिए उन चेहरों की भीड़ में से, उन चेहरों के लिस्ट से, चेहरों के संग्रह से एक चेहरा चुनते हैं। और वो एक चेहरा कौन है? यहां पे सवाल यह आता है कि उस चेहरे को लेखक ने चुना किस लिए, उस चेहरे में क्या विशेषता थी। तो लेखक कहते हैं कि मैंने उस चेहरे को किसी विशिष्टता के लिए नहीं चुना, वो चेहरे को इसलिए नहीं चुना कि वो कोई असाधारण चेहरा है। एक साधारण चेहरा, एक आम इंसान का चेहरा। फिर सवाल यह आता है, अगर एक साधारण आम इंसान का चेहरा है, कोई असाधारण है नहीं, वो व्यक्ति कोई असाधारण व्यक्ति है नहीं, उसके अंदर कोई असाधारण गुण अगर है नहीं, फिर अपनी कहानी के लिए उस चेहरे को इन्होंने चुना क्यों? लेखक कहते हैं कि हर एक चेहरे में किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई एक विशेषता होती ही है। वे कहते हैं कि हर गुदरी में लाल है, जरा आप मुड़कर उसे देखने का कष्ट तो करो। अर्थात हर एक साधारण व्यक्ति में असाधारण व्यक्तित्व छिपा रहता है। शर्त यह है, कंडीशन यह है कि उस विशेषता को जानने की कोशिश अगर हम करें तो वो चेहरा हमारे लिए भी खास बन जाएगा। तो उसी तरह लेखक अपनी इस कहानी के लिए जिस चेहरे को चुना था, वो चेहरा भी एक साधारण चेहरा ही था, एक साधारण पढ़ा लिखा आम इंसान का चेहरा ही था, जिसका नाम था खितिन बाबू। बंगाली दा थे, खितिंदा बाबू मोशाय। वो चेहरे, वह एक चेहरा, खितिन बाबू का चेहरा, ना सुंदर था, ना असाधारण, ना वो बड़े आदमी ही थे, साधारण पढ़े लिखे, साधारण क्लर्क। वो खितिंदा कोई बड़े आदमी नहीं थे, कोई विशेष आदमी नहीं थे, एक साधारण पढ़े लिखे, एक साधारण मिडिल क्लास का क्लर्क, एक सिंपल ग्रेजुएट, सिंपल डिग्री करने वाला एक साधारण इंसान। कोई बड़े आदमी थे नहीं, कोई खास विशेषता थी नहीं, एक साधारण क्लर्क। फिर सवाल यह आता है, इस साधारण चेहरे को लेकर अपनी कहानी के लिए चुना क्यों? इतना ही कि अब उनमें से कोई विशेषता थी नहीं, इतना ही कि औरों से कुछ कम उनके पास देखने के लायक था। उनके अंदर कोई खास बात तो थी नहीं, बल्कि दूसरों से कुछ कम थी उनके पास। फिर भी उस चेहरे को उन्होंने क्यों चुना था? चेचक के दागों से भरे चेहरे पर एक आंख गायब थी और बाहों भी नहीं थी। कोट की आस्तीन पिन लगाकर बदन के साथ जोड़ दी गई थी। तो कुछ खास बात तो थी नहीं उनमें, बल्कि कुछ कमियां थी। चेचक के कारण, चिकन पॉक्स के कारण बचपन से उनका चेहरा पूरे चेचक के दागों से भरा हुआ था, एकदम बदसूरत थे। उस चेचक के दागों से भरे हुए चेहरे से एक आंख पहले से ही गायब थी और एक बांह भी नहीं थी, एक हाथ। तो कोट का जो एक हाथ लटक के रहता था, उस हाथ को आस्तीन के पिन से सीने से चिपका कर रखते थे। काने को लोग अपशगुन तो मानते ही हैं,
अति चतुर भी मानते हैं। एक आंख नहीं थी अर्थात वो काने थे। अक्सर लोग काने को अपशगुन मानते हैं, पनौती। लेकिन पनौती मानने के साथ साथ काने इंसान को लोग चतुर भी मानते हैं। अगर हम पुराण को देखें या इतिहास को देखें, दो ऐसे व्यक्ति थे जो काने भी थे, मतलब जिनकी एक आंख नहीं थी, और बड़े चतुर भी थे। उनमें से एक है कौरव वंश के मामा शकुनी, जो कौरव वंश को मिटाना चाहते थे। भांजा तू जीतेगा, भांजा तू जीतेगा बोलते बोलते पूरे वंश को मिटा दिए। उसको कहते हैं डिप्लोमेसी, कूटनीति। वे बड़े चतुर थे। और दूसरे व्यक्ति है राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। वे भी काने ही थे, लेकिन दोनों बड़े चतुर थे। इसलिए लेखक कहते हैं काने को लोग अगर अपशगुन मानते हैं तो काने को चतुर भी मानते हैं। पर खितिन बाबू की हंसी में एक विचक्षण, खुलापन और रुजुता थी। इसलिए बाद में औरों से उनके बारे में पूछा तो मालूम हुआ आंख बचपन में चेचक के कारण जाती रही थी। तो खितिंदा जो है वे तो काना थे ही, लेकिन उनकी हंसी में एक खुलापन और एक रुजुता थी। मतलब वो जब मुस्कुराते थे दिल खोलकर मुस्कुराते थे, जबकि बड़े ही बदसूरत थे, फिर भी वो कभी दुखी नहीं थे, दिल खोलकर मुस्कुराते थे। तो इसलिए लेखक को थोड़ा उनके बारे में जानने के लिए जब जिज्ञासा हुआ तब उन्होंने दूसरों से उनके बारे में पूछा, तो पता चला इस चेचक रोग के कारण बचपन से उनकी एक आंख नष्ट हो चुकी थी, और पेड़ से गिर जाने के कारण बांह पर चोट लगी थी। बाद में सेप्टिक हो गया और उस बांह को काट देनी पड़ी। उनके हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की सभी प्रशंसा करते थे। तो एक आंख नहीं, एक बांह नहीं, चेहरा बदसूरत है, फिर भी वो आदमी हमेशा मुस्कुराते थे और दिल खोल के मुस्कुराते थे। इसलिए लोग उन्हें बहुत लाइक भी करते थे। सिर्फ उनका मिलनसार मतलब फ्रेंडली बिहेवियर और हंसमुख चेहरे के कारण लोग उनको बहुत पसंद करते थे। कहते ना, खुशियों के लिए मोहताज है मेरी जिंदगी, प्यार की एक एहसास है मेरी जिंदगी। खुशियों की मोहताज है मेरी जिंदगी, प्यार के एक एहसास है मेरी जिंदगी। हंस देते हैं दुनिया को हंसाने के लिए, हंस देते हैं दुनिया को हंसाने के लिए, वरना दर्द की किताब है मेरी जिंदगी। कुछ लोग इतने हंसकुरे होते हैं, उनके अंदर का जो गम वो बाहर दिखाई ही नहीं देता। हम मुस्कुराते हैं बहुत, हम मुस्कुराते बहुत और दर्द को छुपाते रहते हैं। हम मुस्कुराते बहुत और दर्द को छुपाते रहते हैं, और लोग कहते हैं हम बड़े खुशनसीब होते हैं। मेरी उनसे भेंट अचानक एक मित्र के घर हो गई थी। मैं दौरे पर जाने वाला था, इसलिए दोस्तों से मिल रहा था। एक्चुअली खितिंदा से मुलाकात लेखक अपने एक मित्र के यहाँ उनसे मिले थे, उनकी मुलाकात हुई थी। एक्चुअली लेखक कहीं बाहर दौरे पर जाने वाले थे, टूर पे, इसलिए हर एक दोस्त के यहाँ मिलने के लिए जाते थे। अचानक उस मित्र के यहाँ खितिंदा लेखक से मिल गए और खितिंदा से उनकी मुलाकात हो जाती है। 2-3 महीने घूम घाम कर फिर आया, लेकिन खितिन बाबू के दर्शन कोई 6 महीने बाद उन्हीं मित्र के यहाँ हुए। अब की बार उनकी एक टांग भी नहीं थी। अब लेखक बाहर दौरे पर गए, टूर पे गए, 2-3 महीना घूम घाम कर आए। फिर जब उन मित्र के यहाँ गए तो वहां खितिंदा से उनकी मुलाकात हुई। एक आंख पहले से ही नहीं थी, एक बांह पहले से ही गायब थी,
अब की बार एक टांग भी नहीं थी। पता चला रेलगाड़ी की दुर्घटना में टांग कट जाने से वे अस्पताल में पड़े रहे थे। ट्रेन एक्सीडेंट में उनकी एक टांग भी कट चुकी थी। अस्पताल में ज्वाइन हुए और वहां से वैसाखियों का सहारा सीख कर बाहर निकले थे। वैसाखियों का सहारा मतलब जो लकड़ी पकड़ के चलते हैं, एक बांह नहीं, एक आंख नहीं, एक टांग नहीं, लकड़ी के सहारे से वे चल रहे थे। उनके लिए घटना पुरानी हो गई थी, मेरे लिए तो नई सूचना थी। अब खितिंदा के लिए घटना पुरानी हो चुकी थी, लेकिन लेखक के लिए सूचना एकदम नई थी। खितिंदा की हालात देखकर लेखक उनको सहानुभूति जताना चाहते थे। अरे रे बेचारे, एक आंख तो पहले से ही नहीं थी, एक आंख नहीं थी, एक बांह नहीं थी, अब एक टांग भी गायब हो गई। तो लेखक उनकी इस हालत पर उन्हें सहानुभूति जताना चाहते थे, लेकिन थोड़ा झिझक भी रहे थे, क्योंकि किसी की शारीरिक अक्षमता यानी कि असामंजस्यता के प्रति अगर हम उसे सहानुभूति जताए, हो सकता है उस इंसान को वो हालत असामंजस्य में डाल दे, अर्थात उसको अनकंफर्टेबल या अबनॉर्मल फील हो सकता है। ये सोचकर लेखक खितिंदा से कुछ बोले नहीं। इससे पहले कि लेखक खितिंदा से कुछ बोले, खुद खितिंदा एक हाथ बढ़ाकर उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं, आइए आइए, आपको अपने नए आविष्कार की बात बतानी है। एक्चुअली होता यह था कि खितिंदा कि जब एक अंग जब कट जाते थे, तब खितिंदा उस अंग के ऊपर एक विचारात्मक और विश्लेषणात्मक और गवेषणात्मक आविष्कार करते थे। आंख होने से क्या फायदा, ना होने से क्या फायदा, बाहों के होने से क्या फायदा, ना होने से क्या फायदा, ऐसे हर एक अंग के बारे में कुछ ना कुछ आविष्कार करते थे। तो इन्होंने एक हाथ बढ़ाकर लेखक से बुलाया कि आइए, मैंने एक नया आविष्कार किया है और उसके बारे में आपको बतानी है। अब लेखक जब उनसे हाथ मिलाए, तब लेखक को यह एहसास हुआ कि एक अवयव के चले जाने से दूसरे की शक्ति कैसे दुगनी हो जाती है। मतलब खितिंदा जब हाथ मिला लेखक से, तब लेखक को एहसास हुआ कि जब इंसान के एक अंग कट जाता है, तब दूसरे अंग की ताकत कैसे दुगनी हो जाती है। क्योंकि उन्होंने जिंदगी में ऐसा सख्त पकड़ बड़ी मुश्किल से एक दो बार कभी पाए होंगे। अक्सर आप लोग देखे होंगे, जो बच्चे बचपन से पोलियो का शिकार होकर उनकी टांग एकदम पतली पतली हो जाती है, उनकी कमर का ऊपर का हिस्सा देखो एकदम चौड़ी, छाती और बाहें एकदम मोटी मोटी हो जाती है, लकड़ी पकड़ पकड़ कर डबल डबल एफ के जैसे उनका सीना चौड़ा हो जाता है। अर्थात जब इंसान का कोई एक अंग कमजोर हो जाता है, दूसरे अंग की ताकत दुगनी हो जाती है। और इस बात को लेखक उस दिन महसूस किए जब उन्होंने खितिंदा से एक हाथ मिलाए। पकड़ बहुत ही सख्त था और ऐसा पकड़ मुश्किल से खितिंदा एक दो बार जिंदगी में पाए होंगे। फिर खितिंदा आगे बोलते हैं, मैं बैठ ही रहा था कि वे बोले, देखा आपने कितना व्यर्थ बोझा आदमी ढोता चलता है। खितिंदा लेखक से कहते हैं, बोले जनाब आपने देखा कि आदमी कितना बेकार बोझा मतलब बर्डन अपने साथ लेकर जिंदगी भर चलता रहता है। मैंने टंसिल कटवाए थे, कोई कमी नहीं मालूम हुई। अपेंडिक्स कटवाई, कुछ नहीं गया, केवल उसका दर्द गया। कहते हैं मैंने टंसिल कटवा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अपेंडिक्स भी निकलवा दिया, कुछ नहीं गया, बस उसका दर्द चला गया। जना कहते खुदा भी बड़ा उधरदानी होता है, मतलब खुदा जब देता ना एकदम छप्पड़ फाड़ के दे देता है। दो दो आंखें, दो दो कान, दो दो पैर, दो दो बाहें,
दो दो कान, सब कुछ दो दो देता है। अब आप बताइए जनाब, अब मेरे पास एक ही आंख है, एक ही बांह है और एक ही टांग है। आपको खुशियां लेने की साधना में कभी कोई कमी मालूम हुई? अर्थात खितिंदा वही इंसान थे जो अपनी ही कमियों पर मुस्कुराते थे, अपनी कमियों पर दूसरों को हौसला देते थे, इसीलिए वे खास थे। जो इंसान देखने बदसूरत था, जिसकी एक आंख नहीं थी, एक टांग नहीं थी, एक बांह नहीं थी, वो इंसान कहता है कि एक एक से काम चलता है, तो फिर दो दो हाथ, दो दो कान, दो दो आंख की क्या जरूरत है? भगवान को ज्यादा ही हमें दे देता है। मैं अवाक उन्हें देखता रहा। लेखक खिदिंदा को आश्चर्य से देखते रहे। अजीब आदमी है। यहां लोग थोड़ी सी कमी से दुखी हो जाते हैं, और यह आदमी जो देखने में बदसूरत है, आंख बांह टांग खो चुका है, फिर भी कहता है कि कोई कमी मालूम नहीं हो रही है मुझे, बल्कि शरीर हल्का हो गया है। इस बात को सुनकर लेखक उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे, ताजुब होकर देख रहे थे। पर उनकी हंसी सच्ची हंसी थी, और उनकी आंखों में जीवन का जो आनंद चमक रहा था, उसमें कहीं अधूरेपन की, पंगुता की झाई नहीं थी। लेकिन खिदिंदा जो मुस्कुरा रहे थे, उनकी मुस्कान एक सच्ची मुस्कान थी। उनके मुस्कान में या उनके चेहरे पर पंगुता की कोई झाई तक नहीं थी। मतलब उनको इस बात का अफसोस नहीं था कि वे अपाहिज थे, हैंडीकैप्ड थे। दिल खोलकर मुस्कुराते थे। उनकी हंसी अधूरी नहीं थी, उनकी चेहरे पर मायूसी नहीं थी, उनकी आंखों में उदासी नहीं थी। उन्होंने शरीर के अवयवों के बारे में अपनी एक अद्भुत थ्योरी भी मुझे सुनाई थी। ये ठीक याद नहीं कि वह इस दूसरी भेंट में या और किसी बार, लेकिन थ्योरी मुझे याद है। उनका पूरा जीवन उसका प्रमाण रहा। तो खिदिंदा अपने जीवन की कहानी को बारीक के रूप में लेखक को सुनाए थे, एक एक किस्सों में। अब लेखक को ठीक से याद नहीं कि उस थ्योरी को इस दूसरी मुलाकात में सुनाए थे या किसी तीसरी मुलाकात में या पहली मुलाकात में सुनाए थे, लेकिन इतना याद है, पूरी थ्योरी लेखक को याद है ना। और उनको 3 एपिसोड में ये थ्योरी सुनाया गया था, 3 किस्सों में, और आज भी उस थ्योरी को लेखक याद करते हैं। तीसरी बार मैंने देखा तो वे दूसरी बांह भी खो चुके थे। अब जब तीसरी मुलाकात हुई उन्हीं मित्र की यहां, तब उनकी दूसरी बांह भी वे खो चुके थे। रिक्शे से उतरते समय नीचे गिर पड़े, कूहनी पर चोट लग गई, बाद में वो घाव हो गया, तो कूहनी से ऊपर का हिस्सा काटना पड़ा, आधी बांह काट देनी पड़ी, और थोड़ी सी बांह बची कुची रह गई थी। इस बार भी भेंट तो उन्हीं मित्र के यहां हुई, मगर उनकी बैठक में नहीं, उनके रसोई घर में। एक बार जब मित्र के यहां मुलाकात हुई तो उनकी बैठक घर में, यानी कि ड्राइंग रूम में मुलाकात नहीं हुई, उनके किचन में, रसोई घर में। खितिंदा एक मूड़े के ऊपर बैठकर ये बताए जा रहे थे कि कौन सा व्यंजन कैसे बनेगा, मतलब कौन सा आइटम को कैसे बनाना है, और मित्र पत्नी बना रही थी। खितिंदा खाने के बड़े शौकीन थे और खिलाने के भी बड़े शौकीन थे जनाब। उनको पाक विद्या का आचार्य माना जाता। पाक विद्या मतलब कुकिंग के वे आचार्य माने जाते थे, टीचर माने जाते थे। इसलिए एक मूढ़े के ऊपर बैठे हुए थे और बताते जा रहे थे कि कौन सा आइटम कैसे बनाना है, और मित्र की पत्नी बनाती जा रही थी।
मेरे मित्र ने उनको दावत की थी, लेकिन मित्र ने उनको दावत दी थी खिदिंदा को, लेकिन दावत का उपलक्ष्य बताया नहीं गया था। लेकिन दावत क्यों दे रहे थे इसका कारण लेखक के मित्र खिदिंदा को नहीं बताए थे। लेकिन इस बार खिदिंदा का अवस्था बड़ा संकटापन्न था, मतलब बड़े सीरियस थे। हो सकता है इसी कारण मित्र दावत दे रहे हो कि खिदिंदा ठीक ठाक जिंदा वापस आ गए हैं। तो हुआ यूं, खिदिंदा मित्र के दावत को स्वीकार करते हुए बोले कि दावत रही और वो भी तुम्हारे घर में ही रही, लेकिन दूंगा मैं। अर्थात खुलासा उन्होंने ये किया कि दावत के दिन जितने सारे व्यंजन बनेंगे खिदिंदा के अनुसार ही बनेंगे, और वे बताएंगे कि कौन सा दावत कैसे बनाना है, कौन सा आइटम को कैसे बनाना है, और बनाएगी मित्र पत्नी। तो खिदिंदा के मित्र अर्थात लेखक के मित्र जो थे खिदिंदा की इस कंडीशन पर तुरंत राजी हो गए थे। ठीक है जनाब, आपके हिसाब से ही दावत दी जाएगी, सारा व्यंजन आपके हिसाब से ही बनाए जाएंगे। तो लेखक के मित्र तुरंत उनकी जो कंडीशन जो है, इस कंडीशन उन्होंने मान ली थी। अच्छा, क्यों मान ली थी? खिदिंदा का उत्साह इतना था कि वही सबके लिए सहारा बन जाता था। अर्थात खिदिंदा के अंदर इतना उत्साह भरा हुआ था कि उनका उत्साह ही दूसरों के लिए सहारा बन जाता था। उनका उत्साह देखकर दूसरे लोग भी बड़े जोशीले हो जाते थे। है ना, इस दुनिया, इस जिंदगी की अजीब सी कहानी है। इस जिंदगी की अजीब सी कहानी है, जिसे चाह वही बेगानी है। हंस देते हैं दुनिया को हंसाने के लिए, हंस देते हैं दुनिया को हंसाने के लिए, वरना दुनिया भी डूब जाएगी, आंखों में इतना पानी है। ये तो शुक्र कीजिए कि हम रोते नहीं हैं। अर्थात खिदिंदा के अंदर इतना उत्साह था कि दूसरों के लिए भी सहारा यानी कि प्रेरणा बन जाता था। मैं भी एक मुड़ा लेकर उनके पास बैठ गया। निमंत्रण मुझे भी बाहर से ही मिल चुका था। लेखक एक मुड़ा लेकर, स्टूल लेकर खिदिंदा के बाजू में बैठ गए, क्योंकि बाहर से इनको भी इनविटेशन मिल चुका था, मित्र इनको भी इनवाइट कर चुके थे। मैंने गुरुपन से पूछा क्या बना रही है, और उन्होंने उत्तर दिया मैं क्या बना रही हूं, बना तो खिदिंदा आ रहे हैं। तो मित्र पद से लेखक ने पूछा कि भाभी जी आप क्या आइटम बना रही हो? भाभी जी ने मुस्कुराते उत्तर दिया कि जनाब मैं क्या बनाऊंगी, बना तो खिदिंदा आ रहे हैं, मैं थोड़ी बना रही हूं। खिदिंदा इस बात पर मुस्कुराए, बोले हाँ हाँ, अब मेरा हाथ का छुआ खाना खा तो लोगे ना। अजीब बात है, जिस इंसान के दोनों हाथ नदारद है, मतलब दोनों हाथ गायब है, वो इंसान खाना बना रहा है। जो खिदिंदा पूछे मेरे हाथ का छुआ खाना खाओगे ना, कहते जोर से ठहाके लगाकर हंस दिए। जिस आदमी के दोनों हाथ नहीं है वो आदमी खाना बनाएगा। फिर खिदिंदा पूछे इस बात को स्पष्ट क्लियर करने के लिए कि जनाब आपने भोजन बिलासी और सैया बिलासी की कहानी सुनी है? ऑफ कोर्स लेखक ने नहीं सुनी थी। बोले नहीं जनाब, ऐसी कहानी तो हमने कुछ सुना ही नहीं। अब खिदिंदा सुनाने लगे कहानी। एक गांव में दो आदमी थे, दो मित्र थे। एक का नाम है भोजन बिलासी और एक का नाम है सैया बिलासी। ये दोनों एक बार राजा के पास नौकरी के लिए जाते हैं। पहले भोजन बिलासी को पूछा जाता है कि यार तुम क्या करोगे? भोजन बिलासी ने बताया कि मैं राजा के लिए जो भोजन बनता है उस भोजन को देखकर ये बताऊंगा कि भोजन राजा के लिए योग्य है या नहीं। ठीक है, फिर उनको टेस्ट किया गया।
उस दिन का भोजन जो राजा के लिए बनाया गया था, वो भोजन एक थाली में इस आदमी तक लाया गया। अब भोजन की थाली इसके पास आते ना आते ये भोजन में से उठ गया और नाक पकड़कर बोला हूं है, इससे बस मुर्दे की बू आ रही है, निकालो इसको। लोग आश्चर्य हो गया, अरे अभी अभी तो एकदम ताजा खाना है, किचन से बनकर आ रहा है, अब इसमें से बू कहां से आ गई। लेकिन आदमी बोला है, मतलब कुछ तो कारण होगा। अब उसके ऊपर जांच पड़ताल हुई, शुरू हुई, तो पता चला जिस खेत के धान से राजा के लिए चावल बनते हैं, उस खेत के किनारे एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर एक मरा हुआ पक्षी टंगा हुआ है। अब उस पक्षी, मरे हुए पक्षी की बू इस आदमी को खाने की थाली से आ गई। यह आदमी पास हो गया, नौकरी मिल गई उसको। अब रहा दूसरा सैया बिलासी। बोले जनाब आप क्या करोगे? तो बोला मैं राजा का जो शयना कक्ष है उसमें जो बिछोना लगाया जाता है, मैं परीक्षा करके बताऊंगा कि राजा के लिए सोने का योग्य है या नहीं। उसे राजा के शयनागार में ले जाया गया। मखमल की गद्दे पड़े थे, उस गद्दे के ऊपर आदमी बैठा ही था कि नहीं, तक्षण उठ गया, अपना पीठ पकड़ते हुए बोला यार किसी ने क्या बिछाया इसमें, मेरे पीठ में तो बस बल पड़ गए। बल पड़ गया मतलब कुछ चुभ गया पीठ में, चिन्ह हो गया पीठ में। लोगों ने बोला अच्छा खासा मखमल की गद्दी, इसमें क्या ऐसी चीज है जो चुभ सकती है। सारे गद्दे वो तो उठाए गए, कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हाँ, नीचे गद्दे के नीचे एक बाल पड़ा था जो ऊपर की गद्दे में इस आदमी को चुभ गया और पीठ में बल पड़ गया, मतलब चिन्ह हो गया। स्किन का सेंस बहुत ज्यादा था, अब इसको भी नौकरी मिल गई। कहानी सुनाते हुए खिजिंदा बोले वो भी क्या जमाने थे, क्या वक्त था। मित्र पत्नी बोले कि जनाब आप अगर उस जमाने में होते तो क्या बात होती, चार चांद लग जाते। खिजिंदा मुस्कुराते बोले हाँ जनाब, हाँ भाभी जी, अगर मैं होता तो राजा को दो दो लोग थोड़ी रखने पड़ते, सया बिलासी का काम भी मैं ही कर देता और भोजन बिलासी का काम भी मैं ही कर देता। तब मित्र की पत्नी मुस्कुराते हुए लेखक को बोले आपको पता है खिजिंदा गाते ही बहुत अच्छे हैं। उस बात पर खिजिंदा मुस्कुराते बोले हाँ भाभी जी, संगीत बिलासी की नौकरी भी मैं ही कर देता। इस बात पर सब लोग मुस्कुराए। लगभग 4 बजे तक खाना बन चुका था। 8-10 लोग मिलकर उस दिन खाना खाए। एक्चुअली वो दिन आज भी लेखक को याद है, लेकिन लेखक खाने के इतने शौकीन नहीं थे। लेकिन उस दिन की वो बात आज भी ने याद है। इसलिए याद नहीं कि खाना कुछ खास था, इसलिए याद है जिस इंसान के साथ वो खा रहे थे वो इंसान खास था, वो पल खास थे, वो लम्हा खास था। इसलिए आज भी वो यादें बनी हुई है, आज भी उस बात को ये याद करते हैं। कहना दर्द जरूरी है बेखुदी के लिए, दर्द जरूरी है बेखुदी के लिए, मौत जरूरी है जिंदगी के लिए। दर्द जरूरी है बेखुदी के लिए, मौत जरूरी है जिंदगी के लिए। कौन मरता है यहां किसके लिए, हम तो जीते हैं आप जैसे यारों के लिए। वो दोस्ती खास थी, वो इंसान खास था, वो लम्हा खास था, वो पल खास था। इसलिए आज भी वो पल उन्हें याद है। जैसे हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है। हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है। भूल जाओ तो यादें हैं, जी लो तो जिंदगी है। इसलिए आज भी यादें
बनी हुई है लेखक के अंदर, क्योंकि आदमी खास था, वो पल खास था, वो लम्हा खास था। तब लगातार 2-4 दिन उनसे भेंट होती रही, पर उसके बाद मैंने खिदिन बाबू को एक बार और देखा, एक लंबी अवधि के बाद, और अब की बार उनकी दूसरी टांग भी मूल से गायब थी। फिर 3-4 दिन तक उनसे मुलाकात होती रही, फिर एक लंबी अवधि तक उनसे मुलाकात नहीं हुई, एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक। फिर एक लंबी अवधि के बाद उनसे फिर से मुलाकात हुई, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि अब की बार उन्होंने अपनी दूसरी टांग भी खो चुके थे। दूसरी टांग भी मूल से गायब थी। एक आंख गायब, 2 बाहें नहीं, 2 टांगे नहीं, दोनों हाथ नहीं, दोनों टांगे नहीं, एक आंख नहीं। टंसिल, अपेंडिक्स वगैरह तो जैसा वे स्वयं कहते रूंगी में चढ़ा दी जा सकती है। एक आंख गायब, 2 बाहें गायब, 2 टांगे गायब, अपेंडिक्स पहले से ही गायब। जैसे वो स्वयं कहते थे कि मुझे रूंगी पर चढ़ा दिया जा सकता है, अर्थात किसी स्तंभ के ऊपर मुझे स्थूल मूर्ति के समान बिठा दिया जा सकता है। जैसे हम चौक पर देखे होंगे, पिलर के ऊपर एक स्टेच्यू रखा जाता है जिसके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते। वैसे खिदिंदा स्वयं कह रहे थे मुझे किसी रूंगी पर चढ़ा दो, क्योंकि मेरे दोनों हाथ नहीं, दोनों टांगे नहीं, एक मूर्ति के समान मैं वहां बैठा रह सकता हूं। घर तक वे एक विशेषदार पहिएदार कुर्सी में लाए गए थे। घर तक उन्होंने एक व्हील चेयर में, एक स्पेशल व्हील चेयर में बिठाकर लाए गए थे, लेकिन उसी व्हील चेयर के ऊपर बैठकर घर के अंदर जाने में इन्हें आपत्ति थी। क्यों? क्योंकि ये चेयर जो है वो अपाहिजों की कुर्सी थी और वे स्वयं को अपाहिज नहीं मानते थे, इसलिए उनको घर के अंदर उठाकर लाया गया और एक मूढ़े के ऊपर उनको बिठाया गया। आश्चर्य की बात यह है, उस मूढ़े के ऊपर जनाब बड़े आसान भाव से, सहज भाव से, एकदम नॉर्मल आराम से बैठे हुए थे। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी विशिष्ट स्वप्नाविष्ट मूर्तिकार ने, मतलब मूर्ति बनाने वाले ने पत्थर का चेहरा तो बना दिया, लेकिन उसका कंधा भी बना दिया, लेकिन बाकी अंग अछूता छोड़ दिया हो। उसकी बाहें नहीं बनाई और उसके शरीर का बाकी अंग भी नहीं बनाया, चेहरा और कंधा बनाकर जैसे मूर्ति का अधूरा छोड़ दिया हो। खिदिंदा वैसे ही दिख रहे थे। मैं जाकर चुपके से एक तरफ बैठ गया। खिदिंदा एक मुड़ा लेकर, लेखक एक मुड़ा लेकर खिदिंदा के पास बाजू में चुपचाप बैठ गया। वे कुछ बात कर रहे थे खिदिंदा। उन्हें देखते हुए मुझे बचपन में आत्मा के संबंध में की गई अपनी बहस याद आ गई। तो खिदिंदा को जैसे देखे, लेखक को बचपन की एक बहस, एक आर्गुमेंट आत्मा के बारे में, वो बात याद आ गई। वो आर्गुमेंट क्या थी? आर्गुमेंट ये थी कि आत्मा पूरे शरीर में रहती है या शरीर के किसी एक अंग में रहती है। अगर पूरे शरीर में आत्मा रहती है, जब शरीर का कोई अंग कट जाता है तब उसके हिस्से की आत्मा कहां जाती है, क्या होती है? अगर आत्मा किसी एक अंग में रहती है, विशेष अंग में, जब वो अंग कट जाता है तब आत्मा कहां जाती है और क्या होती है? बचपन में की गई, अपने दोस्तों के साथ की गई बहस याद आ गई और ये बहस खिदिंदा के प्रश्न को भी सुलझा दिया था। अपनी थ्योरी याद आ गई जिसमें इस पहेली को हल कर दिया था। पहेली मतलब पजल, कि जब कोई अंग कटता तो उसमें से आत्मा निकलकर, सिमटकर बाकी शरीर में आ जाती है, पंगु नहीं होती। तो
तो उन्होंने बचपन की उस बहस को लेकर इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे, जब शरीर का कोई अंग कट जाता है तो आत्मा पंगु नहीं होती है, बल्कि उस अंग की हिस्से की जो आत्मा है वो आत्मा शरीर के बाकी अंगों में शिफ्ट हो जाती है, उस अंग से सिमटकर दूसरे अंगों में आ जाती है आत्मा, लेकिन पंगु बिल्कुल नहीं होती। अब ये थ्योरी कहां तक मान्य है, इस बहस में तो वैज्ञानिक पड़े। अब ये जो थ्योरी लेखक जो कंक्लूजन पे पहुंचे कि शरीर का जब कोई अंग कट जाता है उसके हिस्से की आत्मा सिमटकर दूसरे अंगों में आ जाती है, ये फैक्ट कहां तक लॉजिकली ठीक है, इस बहस में साइंटिस्ट ही पढ़े। अब हम तो राइटर हैं, हम तो इस बहस में नहीं पढ़ सकते, इस बहस में वैज्ञानिक ही पढ़ सकते हैं। लेकिन हां, अगर मोर्टाली देखें, मोराली अगर सोचें, पर उनको देखते हुए उनके बारे में जरूर इसकी सच्चाई मानो ज्वलंत होकर सामने आ जाती थी। लेकिन लेखक जिस कंक्लूजन पर पहुंचे थे, ये कंक्लूजन खिचिंदा के ऊपर एकदम सटीक बैठता था। खिचिंदा के मुस्कुराता हुआ चेहरा, सपने भरी एक आंख को जब वो देखते थे तो लेखक को लगता था कि लेखक जिस सिद्धांत पर पहुंचे हैं वो बिल्कुल खिचिंदा के ऊपर सटीक बैठता है, कि इनके अंग जितने कम होते जा रहे थे, खिचिंदा उतने ही खुश होते जा रहे थे और उतनी हंसमुख बनते जा रहे थे। उनकी आत्मा ना केवल पंगु नहीं थी, वरन शरीर के अवयव जितने कम होते रहते थे उसमें आत्मा की कांति मानो उतनी ही बढ़ती जाती थी। मानो व्यर्थांगों से सिमट सिमट कर आत्मा बचे हुए शरीर में और घनी पूंजित होती जाती। खिचिंदा के जितने अंग कम होते जा रहे थे, उनकी आत्मा की कांति यानी कि चमक उतनी बढ़ती जा रही थी। शरीर के जितने अंग कम होते जा रहे थे, उस सारे अंगों से आत्मा सिमट सिमट कर शरीर के दूसरे अंगों में, बचे हुए अंगों में घनी और पूंजित होती जाती थी। घनी मतलब डेंस, घनी और पूंजित होती समाई जाती थी। और वो अंग कौन सा था जिस अंग में आत्मा समाती थी? सारे शरीर में भी नहीं, एक अकेली आंख में प्रेतात्माओं से घिरे हुए विशाल शून्य में निष्कम दीप्ते हुए एक आकाश दीप के समान। और वो सारे अंगों से आत्मा सिमटकर इनके शरीर के एक अंग में समा जाती थी, और वो एक अंग है उनकी आंख। उस काली आंखों में जब आत्मा सिमटती थी, ऐसा लग रहा था जैसे रात के अंधेरे आकाश में, शून्य में, भूत प्रेतों से घिरे हुए शून्य के बीच एक निष्कंप आकाश दीप जैसे जलता है, उसी तरह इनकी आत्मा भी उनकी आंखों में वैसे ही जलती रहती थी, निष्कंप होकर। कोई बेचैनी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं। एक निष्कंप आकाश दीप की तरह उनकी एक ही आंखों में उनकी आत्मा वैसे ही चमक उठती थी। कहते हैं ना, जीना चाहता हूं जिंदगी रास नहीं आती, जीना चाहता हूं जिंदगी रास नहीं आती, मरना चाहता हूं मौत पास नहीं आती। जीना चाहता हूं जिंदगी रास नहीं आती, मरना चाहता हूं मौत पास नहीं आती। बेखुदी की जिंदगी जी रहे हम, जालिम ये जिंदगी हमें तड़पाने से कभी बात नहीं आती। वो जनाब जिनके दो हाथ नहीं, दो टांग नहीं, एक आंख नहीं, फिर भी जीने की उम्मीद लगाए बैठे थे, फिर भी जीना चाहते थे। वो भी रुला धुलाल चेहरा लेकर नहीं, हंसमुख चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए। तभी खिचिन बाबू ने मुझे देखा, छुटते ही बोले छलाम बेचे थाकते ऐसी कोई छुल आगे ना। खिचिंदा जैसे फ्री हुए लेखक जब देखे बोले बेचे थाकते ऐसी कोई छुल आगे ना। अब बंगाली दा है, बंगाली बोले कि जनाब बचे रहने के लिए यानी कि जिंदा रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक टांग चली गई छी, दुईटा बांह चली गई छी, दुईटा टांग चली गई छी,
एकटा हमार आत्माओ छे ना, है ना, अर्थात ये जो एकटा आत्माओ छे हमार, एक ही आत्मा काफी है जिंदा रहने के लिए। भले ही आंख चली जाए, भले ही बाहें चली जाए, भले ही टांग चली जाए। इसलिए बोले बेचे थकते ऐसे कुछ लागे ना, और मुस्कुरा दिए। बोले जिंदा रहने के लिए ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, आदमी जिंदा रह सकता है, बस जीने की तमन्ना होना जरूरी है। इसके बाद मैंने फिर खिचिन बाबू को नहीं देखा, ये आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद लेखक खिचिन दास से और नहीं मिले। लेकिन कहानी को पूरा करने के लिए मिलना जरूरी था, क्योंकि बाद में ये तो पता नहीं चला खिचिन दास को हुआ क्या। एक आंख चली गई, दो बाहें कट गई, दो टांग कट गई, फिर बाद में हुआ क्या। तो कहानी को पूरा करने के लिए लेखक को मिलना जरूरी था। लेकिन लेखक कहते हैं मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं सच्ची बात आपको सुना रहा हूं। और सच तो यह है, सुनने वालों की कमी से जीवन की कहानी कभी रुकती नहीं, देखने वालों की कमी से जीवन का नाटक कभी रुकता नहीं। जिंदगी चलती रहेगी, कहानी चलती रहेगी, चाहे सुनने वाला कोई हो या ना हो, देखने वाला कोई हो या ना हो। कहना तन्हाई के जिंदगी में कोई सहारा नहीं, तन्हाई के जिंदगी में कोई सहारा नहीं, इतनी बड़ी दुनिया में कोई हमारा नहीं। तन्हाई के जिंदगी में कोई सहारा नहीं, इतनी बड़ी दुनिया में कोई हमारा नहीं। कदम जब लड़खड़ाने लगे तो उनका दामन थामना चाहा, कदम जब लड़खड़ाने लगे तो उनका दामन थामना चाहा। वो भी मुस्कुराकर बोले इस पर हक तुम्हारा नहीं। अब इंसान जाए तो कहां जाए। तो लेखक का भी यही मानना है, कहानी सुनने वाले हो या ना हो, जिंदगी की कहानी चलती रहती है। मैंने भी सुनकर ही जाना खिचिन बाबू की कहानी अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर ही पूरी हुई। बाद में दूसरों से लेखक को पता चला कि खिचिन बाबू के जीवन की जो कहानी है वो भी चरम उत्कर्ष पर, यानी कि सिचुएशन पॉइंट पर पहुंचकर ही उनके जीवन की कहानी भी खत्म हुई। उनकी कहानी कुछ इस तरह खत्म हुई। दूसरों से पता चला कि खिचिन दा एक बार पहिएदार कुर्सी में कहीं टहलने के लिए ले जाए जा रहे थे। उनकी वो कुर्सी एक मोटर ठेले से टकरा गई। जनाब उस गाड़ी के पहिए के नीचे आ गए। उस मोटर ठेले का पहिया इनकी आधी बाहों को, बच्ची कुची बाहों को कुचलता हुआ आगे निकल गया। फिर से अस्पताल में भर्ती किए गए। जो आधी बाह बची थी उसको काटकर कंधे से अलग कर दिया गया, कंधे की पट्टी की गई। बहुत समय तक जनाब बेहोश रहे। जब उनको होश आया तब वे पूछते हैं, अरे यार कंधा है या नहीं? ये कंधा भी नहीं है। फिर मुस्कुराते बोले, जाना गेलो एटा छाड़ाओ चले, मतलब जान गया बिना कंधे के भी आदमी जिंदा रह सकता है, बिना कंधे के भी काम चल सकता है। लेकिन इस बार चलना ज्यादा देर तक हुआ नहीं। भोर के समय पूरे शरीर में जहर फैल गया, उनकी मृत्यु हो गई। ये वो शख्स था जिसको पता भी नहीं था कि वो मर चुका है, अनजाने में ही उसकी मौत हो गई थी। और मरते दम तक वो बंदा यही कहता रहा, एटा छाड़ाओ चले, जाना गेलो
ऐटा छाड़ाओ चले, मतलब जान चुका हूं ये अंग ना हो तो भी चलेगा, वो अंग ना हो तो भी चलेगा। हम यहां दिन रात भगवान को और किस्मत को कोसते रहते हैं कि हमें बंगला क्यों नहीं मिला, गाड़ी क्यों नहीं मिली, शोहरत क्यों नहीं मिला। दिन रात अपनी किस्मत को कोसते हैं। एक ये आदमी जो अपनी आंख, बाहें, टांगे सब कुछ खो चुका, मरते दम तक भी उसने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो मर गया लेकिन उसको पता भी नहीं चला कि वो आदमी मर चुका है। कहते हैं ना, जीने की ख्वाहिश में हम हर पल मरते हैं, जीने की ख्वाहिश में हम हर पल मरते हैं। वे आए ना आए हम उनका इंतजार करते हैं। जीने की ख्वाहिश में हम हर पल मरते हैं, वे आए ना आए हम उनका इंतजार करते हैं। झूठा ही सही मेरे यार का वादा, झूठा ही सही मेरे यार का वादा, पर उसे सच मानकर हम एतवार करते हैं। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत तो महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। जिंदगी बीच में हाथ छोड़ देगी, लेकिन मौत बीच में हाथ छोड़ेगी नहीं, आखिरी तक रहेगी और साथ लेकर ही जाएगी। खितिंदा भी कुछ ऐसा ही एक चरित्र था, ऐसा ही एक शख्स था जो मर गया, लेकिन उसको पता भी नहीं चला कि वो आदमी मर गया। उसका आखिरी डायलॉग यही था, जाना गेलो ऐटा छाड़ाओ चले। खितिन बाबू एक साधारण क्लर्क, एक साधारण दुर्घटना, मृत्यु हो गई, लेकिन क्या सचमुच एक साधारण क्लर्क, मिडिल क्लास आदमी जिसकी मौत हो गई। लेकिन लेखक ये मन में अपने आप को क्वेश्चन पूछते हैं कि सचमुच उनकी मौत हो चुकी थी, वे मर चुके थे। अब भी उन्हें देख सकता हूं। कभी लगता है कि जिसे देखता हूं वो केवल अंगहीन ही नहीं है, मानो अशरीरी ही है। केवल एक दीप्ति अंगों से क्या, अवयवों से क्या, जाना गेलो ऐटा छाड़ाओ चले। लेखक कहते हैं कि जिसको भी वो देखते हैं वो सब उसे अशरीरी ही लगते हैं, जैसे उनका शरीर ही ना हो। अंगहीन हुए तो क्या हुआ, दीप्ति अंगों से क्या, शरीर से क्या। क्या आदमी इन अंगों से, इस शरीर से ही जिंदा रहता है? नहीं। खिचिंदा के अनुसार जाना गेलो ऐटा छाड़ाओ तो चले, ये सारे अंग ना हो तो आदमी जिंदा रह सकता है। इन सब के बिना काम चल सकता है। केवल दीप्ति, केवल संकल्प शक्ति, दीप्ति एक रौनक, एक जोश, संकल्प शक्ति, डिटर्मिनेशन। अगर आदमी के अंदर संकल्प शक्ति है, जीने की अगर उम्मीद है, तो आदमी जिंदा रह सकता है। और जीने के लिए सिर्फ एक उम्मीद ही काफी है। और जीने की उम्मीद हमारे अंदर बाकी है तो हम जिंदा रह सकते हैं। जिस दिन उम्मीद खत्म, उस दिन जिंदगी भी खत्म। रोटी, कपड़ा, आसरा हम चिल्लाते हैं, ये सब जरूरी है। निसंदेह जीवन के एक स्तर पर ये सब निहायत जरूरी है, लेकिन मानव जीवन की मौलिक प्रतिज्ञा ये नहीं है। अक्सर हम ये कहते हैं जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, जिंदगी भर हम चिल्लाते रहते हैं।
नो डाउट जिंदा रहने के लिए कुछ हद तक रोटी, कपड़ा और आश्रय की जरूरत है, लेकिन रोटी, कपड़ा और आश्रय ही जीवन की मौलिकता नहीं है, जीवन की मौलिक जरूरी नहीं है। इन सब के अलावा रहना, पहनना और खाने के सिवा जिंदा रहने के लिए कुछ और भी जरूरत है, और वो है केवल मानव का अदम्य अटूट संकल्प। अगर हमारे अंदर अदम्य अटूट संकल्प हो, जीने की उम्मीद हो, हौसला अगर बुलंद हो, तो हम जिंदा रह सकते हैं, चाहे कितनी भी प्रतिकूल अवस्था क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम जिंदा रह सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव a nice time, keep smiling, thank you।